দেখো রেকর্ডিং का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है কি আপা মেসেজ Yes, হ্যাঁ হচ্ছে। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर आज आई होप कि खत्म हो जाएगा हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग। ये 3 क्वेश्चन बाकी था, 3 नहीं 4, 2 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग 6th नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नया करने को मिलेगा। नया यानी मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन करेंगे। और जो आगे का क्वेश्चन है ना, जैसे कि 2 4 अगर आज कवर अप नहीं भी हो पाता है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। तो एक बार 6th नंबर से स्टार्ट कर रहे, पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। 4 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है यहाँ पर बोल रहा है कि मेसर्स एच के पियानो कंपनी showed a net loss of 4,16,000 as per financial accounts। बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से लॉस दिख रहा है कंपनी का 4,16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March। द कॉस्ट अकाउंट्स हाइपर डिस्क्लोज है नेट लॉस। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से भी नेट लॉस दिख रहा है, बट अमाउंट अलग है। अमाउंट बोल रहा है 3,28,000, जबकि इनके हिसाब से बन रहा है वो 4,16,000 फॉर द सेम पीरियड। अब अगर एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो दो तरह का हो नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने इसका मतलब कौन सा अकाउंटिंग फॉलो किया होगा, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? ऑब्वियसली इन्होंने नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो किया होगा, अपने अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग किया, इस वजह से इनका अलग आ रहा है, इनका अलग आ रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, The following information was revealed as a result of scrutiny of the figures of both of the set of books। ठीक है, तो दोनों सेट ऑफ बुक से देखा गया और कुछ ये वैल्यूज हमें दिखे, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। ठीक है, तो ये कहां पर कैसे पता चला होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इतना है? कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली कॉस्ट वालों का और जो हम लोग का फाइनेंस वालों है, दोनों का फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग चेक करेंगे और दोनों का डिफरेंस ये दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम लोग को ये दिख रहा होगा, दैट इज 6,000। गुड इवनिंग शुभजी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, दोनों का डिफरेंस ये दिख रहा होगा। अब देखो ये चीज हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे दोनों जगह पे देख के, जैसे हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर चलते हैं एक बार। देखो अच्छा, ये ना ये शायद एक ही पेज में मैंने ये लिखा था। एक बार हम पुराना वाला एक पीडीएफ दिखा देते हैं, देखो तुम लोग समझ जाओगे हम क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मिल जाएगा, देख लेते हैं कहाँ गया कॉस्ट बुक कीपिंग। ये वाला देखो, यहाँ पर भी मिल जाएगा मुझे लग रहा है। जैसे देखो रिकंसिलिएशन यहाँ पर ही किया होगा हम लोगों ने पहले। ये देखो रिकंसिलिएशन हम लोगों ने किया। अब देखो यहाँ पर वेजेस का अंडर चार्ज दिखाया हम लोगों ने 5,000। कैसे पता किया? देखो ये किसके हिसाब से, टी शेप के हिसाब से, मतलब फाइनेंस वाले के हिसाब से 35,000। ये देखो ये 35,000 तुम लोग के कॉपी में भी दिखेगा, ये क्वेश्चन देख सकते हो। और यहाँ पर वेजेस जो था वो था 30,000। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 5,000। ठीक है, 5,000 दोनों का डिफरेंस हुआ, ये हमें अभी दे दिया है। ठीक है, अभी हमें ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है। अब ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अब किसके लिए अंडर रिकवर्ड है, फाइनेंस या कॉस्ट वालों के लिए? अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्रूटनी करने के बाद लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अंडर रिकवर्ड। तो रिकवरी कौन करता है, कॉस्ट वाला या फाइनेंस वाला? फाइनेंस वाला तो सिर्फ खर्चा पे करता है, रिकवरी वर्ड रिलेटेड विद कॉस्ट होता है। ठीक है, अंडर हो या ओवर हो। ठीक है, रिकवर्ड रिलेटेड विद कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है। ठीक है, कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो वेजेस अंडर रिकवर्ड, मतलब वेजेस इन्होंने 35,000 दिखा है जबकि इन्होंने 30,000 दिखा है, मतलब इनका कम चार्ज हुआ है। उसी तरह से इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कॉस्ट बुक में, इसका मतलब समझना जरूरी है ना, कॉस्ट बुक में क्या हुआ है, कम चार्ज हुआ है। कितना, 6,000। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है, ये तुम लोग को समझना पड़ेगा, तभी तो जाकर रिकंसाइल कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर दो चीज हमें गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट लॉस बता दिया है। ठीक है, हमें ये इंफॉर्मेशन स्क्रूटनी करके बता दिया, बस पुट करना है हमें। लेकिन कैसे पता चलेगा कि 6,000 क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है, तो अंडर रिकवर्ड है इसका मतलब कॉस्ट बुक का बता रहा है, कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड 6,000 कम चार्ज किया गया है, इसका मतलब होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, अगेन ओवर रिकवर्ड, ये लैंग्वेज रिलेटेड विद कॉस्ट हुआ। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा मतलब ओवर रिकवर्ड हो गया है, इसका मतलब कॉस्ट बुक में ये खर्चा 4,000 से ज्यादा दिखाया गया है, 4,000 से ये खर्चा
ज्यादा दिखाया गया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो हम लोग खर्चा समझ रहे हैं, अब हम लोग को इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी तो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, रिकंसिलिएशन। बट अभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। अभी नीचे लिखा हुआ होगा, दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अब ये देखो, ये आसान है, यहाँ पर हमें फाइनेंस वाला भी बता दिया, डेप्रिसिएशन और कॉस्ट वाला बता दिया, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो कि है 10,000, ठीक है। इसका मतलब फाइनेंस में डेप्रिसिएशन 10,000 कम चार्ज हुआ है कंपैरिजन टू कॉस्ट, ठीक है। अगर कॉस्ट के हिसाब से बोलो तो कॉस्ट में 10,000 ज्यादा चार्ज हुआ है कंपैरिजन टू फाइनेंस, ठीक है। पहले हम लोग को क्वेश्चन को इस तरह से रीड करने आना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर पॉइंट में देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट में इंक्लूड होता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखे हैं तो उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो प्योरली फाइनेंस का पार्ट है, तो यहाँ बताया है कि इंक्लूडेड इन कॉस्ट नहीं है। अगर नहीं भी बताता है तो हमें पता है कि ये इंक्लूडेड इन कॉस्ट नहीं होता है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड जो है ये अगेन हमारा प्योरली फाइनेंस का आइटम है, ये भी फाइनेंस का आइटम है, ये भी फाइनेंस का आइटम है। अब इसके वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम दिख रहा होगा अगर फाइनेंस के हिसाब से देखें, क्योंकि उन्होंने ये खर्चा दिखा रखा है और ये इनकम दिखा रखा है, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा अगर हम फाइनेंस के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्वेश्चन किस हिसाब से करना है, फाइनेंस को स्टार्टिंग पॉइंट रखना है कि कॉस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। अगर फाइनेंस के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो इनकम टैक्स चार्ज करने की वजह से इनका प्रॉफिट जो है कम दिखेगा, और अगर कॉस्ट बुक के हिसाब से बोलेंगे तो इनकम टैक्स चार्ज नहीं करने की वजह से इनका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ठीक है, यही फर्क है। अच्छा, अब देखो ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में कोई ट्रांसफर फीस क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब इनकम, फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है मतलब तो इनकम, मतलब ये हमारा पीएल में क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाया है, ये अर्निंग है। क्रेडिट बोला है तभी पता चला, ट्रांसफर फीस अब एक्सपेंस है कि इनकम है वो नॉर्मली तो नहीं पता चलता है ना, जब क्रेडिट बोल रहा है इसका मतलब अर्निंग है। स्टोर एडजस्टमेंट किया गया और वो क्रेडिट हुआ है फाइनेंस बुक में, नॉर्मली स्टोर जो है वो कॉस्ट बुक में होता है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस में यहाँ पर बोला है तो हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर बोले स्टोर एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनेंस मतलब बेसिकली मटेरियल का बात हो रहा है, क्या क्रेडिट हुआ है 2000। और भी हम लोग को प्रिपेयर करके दिखाने बोला है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अकाउंट में फर्क ये है कि वो हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाते हैं, इसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। ये चीज जो है यही फर्क होता है, तो हम दिखा देते हैं, देखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे होता है। यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बना के दिखा देते हैं। अगर हम लोग रिकंसिलिएशन को टी शेप में बनाते हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे बनेगा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग का प्रॉफिट हुआ तो इधर ब्रॉट डाउन होगा, ये कॉस्ट से ही नॉर्मली स्टार्ट होता है, ठीक है, बाय कॉस्ट प्रॉफिट यहाँ पर होगा, और अगर लॉस हुआ तो टू कॉस्ट लॉस। अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो इधर लिखना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आइटम ऐड होगा वो इधर आएगा बाय एडिशंस, ठीक है, और जो आइटम लेस होगा वो इधर आएगा टू सब्ट्रैक्शन। एडिशंस आइटम इधर आ जाएगा, फिर एडजस्ट करने के बाद क्या आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो इधर आएगा टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और अगर लॉस आया तो बाय फाइनेंशियल लॉस, इधर आ जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। अब ये ऐसे रटने का जरूरत नहीं है, हम समझा देते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोगों ने सीखा उस तरीके से ही हो जाएगा, बस प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट।
मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस है उसके हिसाब से ब्रॉट डाउन करना है। अगर कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है हमें कॉस्ट से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन में कॉस्ट से ही स्टार्ट करेंगे, हमें कॉस्ट का डेटा दिया हुआ रहेगा। तो अब हम लोग का लॉस है, तो प्रॉफिट किधर ब्रॉट डाउन होता है, जैसे बाई जीपी इधर लिखते हो, जीएल होता है तो इधर लिखते हो, ऐसे ही होगा, ठीक है। लॉस है तो हम लोग का इधर ब्रॉट डाउन होगा। तो देख लेते हैं कि हम लोग का कम कॉस्ट बुक के हिसाब से क्या लॉस है, 3,28,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू net loss as per cost book 3,28,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। अब हमें एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग जब स्टेटमेंट फॉर्मेट में करते हैं तो जो वर्किंग नोट बनाते हैं ना, यहाँ भी हम लोग वो बनाएंगे तो चलेगा। अब क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है कॉस्ट बुक, तो हमें फाइनेंस बुक का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड हुआ है कितना, 6,000। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने कम चार्ज किया है। अगर हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड कम चार्ज किया है तो फाइनेंस बुक में हम लोगों ने क्या किया होगा, फाइनेंस बुक में हम लोगों ने ज्यादा चार्ज किया होगा। तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट क्या हो गया, कम दिख रहा है। सोचो हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड का मतलब है हम लोगों ने कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कम दिखाया है। इसका मतलब 6,000 हम लोगों ने फाइनेंस बुक में खर्चा ज्यादा दिखाया है। तो फाइनेंस बुक में खर्चा ज्यादा दिखाया होगा तो उनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, कितने से, 6,000 से, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, 6,000 को लेस करेंगे। तो लेस करने से कैसे लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन इधर होता है, तो हम लोग लेस को इधर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कितना हो गया, 6,000, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइनेंस बुक में पहुंचना चाहते हैं। तो फाइनेंस बुक में अगर हम लोगों ने 6,000 खर्चा और दिखाया है तो यहाँ पर भी 6,000 का खर्चा बुक करेंगे। तो ये तो एक्सपेंस साइड ही हुआ ना। तो जैसे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है अकाउंट का, तो ये एक्सपेंस साइड है। तो बेसिकली खर्चा हम लोगों ने और भी बुक किया, ऐसे भी सोच सकते हो। फिर बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। तो कॉस्ट में 4,000 का खर्चा हम लोगों ने क्या दिखाया है, ज्यादा दिखाया है, ठीक रिकवर्ड है। बोलो क्या होगा, ओवर रिकवर्ड আছে ओवर रिकवर्ड है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ओवर रिकवर्ड है तो ओवर रिकवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या होगा, ऐड हो हम लोगों जाएगा। ने ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा एक ना। हाँ, ऐड होगा, क्योंकि देखो ओवर रिकवर्ड का मतलब हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने कॉस्ट बुक में 4,000 का खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो इसका मतलब फाइनेंस में कम दिखाया है। तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 4,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। अगर हम लोगों ने खर्चा कम दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो इधर यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ठीक है। सेम प्रोसेस है बट तुम लोगों को लिखना है बाई और टू करके, और कुछ नहीं, इन कॉस्ट। अगर वो स्टेटमेंट समझ में आता है तो ये भी समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, यहाँ पर जब सिंगल सिंगल लिखा हुआ ना तो लैंग्वेज समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 दे दिया है तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बोला है डेप्रिसिएशन फाइनेंस वालों ने चार्ज किया 1,20,000 और कॉस्ट वालों ने 1,30,000। तो डिफरेंस जो है वो 10,000 का है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब किसने ज्यादा दिखाया किसने कम, तो फाइनेंस वालों ने कम दिखाया। हम लोग फाइनेंस के हिसाब से सोचते हैं ना, तो फाइनेंस वालों ने ऐड कम हो दिखाया जाएगा। है, ऐड हो जाएगा। उनका प्रॉफिट जो है 10,000 से ज्यादा दिख रहा है, ऐड होगा तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट 10,000, ठीक है, ऐड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ये 2 पॉइंट तो हम लोगों का हो गया। अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अगर इंटरेस्ट मिला है 20,000 का तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, फाइनेंस में ही रिकॉर्ड हुआ होगा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। 20,000 का इनकम रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो भी हम लोग कॉस्ट बुक को क्या कर रहे हैं, ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं ताकि फाइनेंस वाला प्रॉफिट तक पहुंच पाए। तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट मैम ये लेस हुआ ना। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंस बुक में, तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा? हम लोग यहाँ पर जो बनाते हैं वो तो प्रॉफिट के इंपैक्ट के हिसाब से बनाते हैं ना। जैसे अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, इनकम रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिखेगा? ये तो इनकम है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में मिला है, इंटरेस्ट चार्ज थोड़ी ना। नहीं समझ में आया? ये इनकम है, तो अगर इंटरेस्ट मिला है तो ये इनकम है, तो इनकम है तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कॉस्ट के मुकाबले 20,000 से ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्होंने तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा, कॉस्ट वालों ने। लेस कैसे होगा बताओ? नहीं बात क्लियर? बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बोलो 20,000 ऐड ही तो होगा, लेस क्यों होगा? नहीं समझ में आया? मैम मेरा फाइनेंस बुक में ज्यादा दिखा था इसके लिए। फाइनेंस बुक में ज्यादा दिखाएगा तो लेस क्यों होगा? फाइनेंस बुक में तो फिर तो प्रॉफिट, यहाँ ये क्या है, ये अर्निंग, ये देखो कॉस्ट बुक में ये अर्निंग 0 है, फाइनेंस बुक में ये अर्निंग 20,000 है। अगर मुझे कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से फाइनेंस बुक के प्रॉफिट में जाना है तो मुझे यहाँ पर 20,000 ऐड नहीं करना पड़ेगा। सोच के देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब किए थे तब तो वैसे किए थे ना। दोनों तरह से मत सोचो, दोनों तरह से सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग को फाइनेंस बुक के प्रॉफिट में इंपैक्ट ढूंढना है। अगर अर्निंग फाइनेंस बुक में 20,000 दिखा है जो कि कॉस्ट बुक में 0 है, तो फाइनेंस बुक के हिसाब से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कैसे दिख रहा होगा? अगर टी शेप में बनता है तो यहाँ पर फाइनेंस बुक का 20,000 है जबकि कॉस्ट बुक का यहाँ पर 20,000 नहीं है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 20,000 से ज्यादा नहीं दिखेगा। ये तो नॉर्मल बात हुआ ना। दिखेगा तो फिर 20,000 हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दो तरह से सोचोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो देखो एक बार ये हो जाता है कभी कभी, ये बीआरएस और ये सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आगे का देखो क्लियर हो जाएगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, बताओ 1,20,000 का इनकम टैक्स दिया गया है जो कि कॉस्ट वालों ने कभी नहीं दिया होगा, वो ये रिकॉर्ड करते नहीं है। तो फाइनेंस वालों का प्रॉफिट 1,20,000 चार्ज करने की वजह से उनका प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है कि कम है? 1,20,000 इन्होंने दिखाया है जबकि कॉस्ट वालों ने नहीं दिखाया, तो इनका प्रॉफिट 1,20,000 चार्ज करने से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? लेस करते हुए लेस होगा, क्योंकि ये खर्चा है, तो यहाँ पर भी हमें लेस करना पड़ेगा। सिंपल इस तरीके से सोचना चाहिए। अगर तुम लोग 2-3 तरीका एक साथ अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? तो लेस साइड में लिख दो। टू इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट, ठीक है? 1,20,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफर फीस क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक में। क्रेडिट होने का मतलब अर्निंग है कितना? 2,000 का हम लोगों का इनकम ज्यादा दिख रहा है, तो इनकम ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर फीस इन फाइनेंस बुक 2,000, ठीक है? अच्छा, फिर बोल रहा है स्टोर एडजस्टमेंट, ये भी फाइनेंस बुक में ही क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो ऐड कर दो। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टोर एडजस्टमेंट कितना हो गया है? 2,000 हो गया। एक्चुअली ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है कि इनका ये है, लेकिन ये जो फाइनेंस बुक वाले हैं इनका प्रॉफिट कितना है? ये इनका प्रॉफिट जो है ये कुछ इतना दिख रहा है, 4,16,000। ये क्यों दिख रहा है वही हम लोग एडजस्ट करके देख रहे हैं। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने ये इनकम रिकॉर्ड नहीं किया है। ये साइड में देखो इनकम नहीं रिकॉर्ड किया है। कौन कौन से इनकम है? ये एक इनकम है, ये एक इनकम है, ये एक इनकम है, ठीक है? इन्होंने डेप्रिसिएशन 10,000 कम चार्ज किया है, ठीक है? डेप्रिसिएशन कम 10,000 इन्होंने कम चार्ज किया है। 4,000 का जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का डिफरेंसेस है। तो ये हम लोग अगर चेक कर रहे हैं, इसको एडलेस करने से क्या होगा? हमारा ये वाला प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, इसमें ये सब एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि इनकम ऐड हो जाएगा,
जो एक्सपेंसेस है वो लेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है वो फाइनेंस बुक के हिसाब से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3,28,000 और 1,20,000 मतलब 4,48,000 और ये 6,000 कितना होता है 4,48,000 प्लस 6,000, तो ये हो गया 4,54,000। 4,54,000 और लेस कर लेते हैं ये 10,000 और 20,000 34 और 2 36 नहीं 2 नहीं है 20 और 10 हाँ 34 और 2 36 और 2 38,000 तो ये वैल्यू हो जाता है 4,16,000। अब सही हुआ है कि गलत उसका प्रूफ तो देखो हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये दिया हुआ है तो इसका मतलब 4,16,000 सही आया। ठीक है, बाई ये क्या गया इधर आया तो लॉस आया है। कभी भी पीएल बनाते हो ट्रेडिंग बनाते हो इधर आता है बैलेंस तो वो लॉस होता है ना, तो बाई नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है, फाइनेंशियल 4,54,000। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने कि अगर ये हम लोग का क्या है ये कॉस्ट बुक का प्रॉफिट है, हम लोगों ने इसमें क्या किया हम लोगों ने बेसिकली देखो ये 6,000 जैसे इनकम बताते, देखो ये लगातार 2 इनकम था जो यहाँ पर एडेड नहीं था, तो हम लोगों ने वो इनकम को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करने से कौन सा ये तो कॉस्ट वालों का ऐड करने का जरूरत नहीं था, लेकिन फाइनेंस और कॉस्ट में फर्क क्यों दिख रहा है क्योंकि इन्होंने ऐड नहीं किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंसेस है क्या वो एडजस्ट करने से इनका प्रॉफिट आ जाता है, अगर आ जाता है तो ठीक बात है, तो ऐड कर दिया। लेकिन मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था अगर तुम लोग इस तरह से सोच के करोगे किसी तरीके से तो चलना पड़ेगा, 2-3 तरीके से सोचने से रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस तरह से मैंने बताया। तो बेसिकली यहाँ पर देखो इन्होंने 2,000 ऐड नहीं किया तो अभी कर दिया। ठीक है, इनको इंटरेस्ट का अर्निंग हुआ तो वो भी इन्होंने ऐड नहीं किया होगा क्योंकि वो फाइनेंस वाला ऐड करता है, तो मुझे फाइनेंस के प्रॉफिट में जाना है तो फिर मुझे यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा इनका जो प्रॉफिट का गैप है वो ये 3 रीजन से हो रहा है और ये 3 रीजन से फाइनेंस वालों का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, डिप्रिशिएशन जो है कॉस्ट में 10,000 ज्यादा चार्ज किया है तो इनका प्रॉफिट जो है जो मतलब कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 10,000 से कम दिख रहा होगा जबकि फाइनेंस वालों का प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो इस प्रॉफिट में 10,000 और भी ऐड करना पड़ेगा तभी हमें फाइनेंस वाला प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि फाइनेंस का प्रॉफिट में डेप्रिशिएशन जो है 10,000 हमारा कम है। ठीक है, यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कॉस्ट में ज्यादा चार्ज किया गया मतलब फाइनेंस वालों ने 4,000 कम चार्ज किया होगा तो इसलिए इनका प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो इस पे ऐड करेंगे तो ये सारे आइटम ऐड करेंगे तब जाके ये प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है इनकम टैक्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस वाले लेकिन कॉस्ट वालों ने नहीं किया होगा तो इनका प्रॉफिट 1,20,000 से अभी क्या होगा इनका भी हम लोग लेस करके दिखाएंगे तब तो जाके हमें ये वाला मिलेगा। लेकिन ये 2 तरीके से सोचने से हो जाता है कंफ्यूजन। बेस्ट ये तरीका है स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें जस्ट उसका ऑपोजिट का हेड कर लेना चाहिए और उसमें प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट आएगा वो देखना चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स चार्ज करने से फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा तो हमें भी यहाँ पर लेस करना है। अगर ये स्टेटमेंट फॉर्मेट होता डायरेक्ट लेस में लिख देते, लेकिन अगर ये टी शेप फॉर्मेट है तो लेस इधर रिकॉर्ड होता है ऐड इधर रिकॉर्ड होता है। क्यों, सिंपल सा फंडा है, ये पीएल की तरह है तो पीएल में एक्सपेंसेस या लॉसेस इधर रिकॉर्ड होता है और इनकम या फिर जो भी अर्निंग वगैरह है वो इधर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा वो इधर हो जाएगा, एडिशन अमाउंट इधर आएगा, लेस अमाउंट इधर आएगा। बस ये एक फंडा लेके चलोगे तो तुम लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का 6th नंबर कंप्लीट हो गया, ये इतना सा ही बोला गया था क्वेश्चन में। अब हम लोग 5th नंबर वाला देखते हैं। देखो 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक ऑफ ए कंपनी हैविंग ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट। बोल रहा है कि नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। अच्छा, सेल्स 10 लाख 50,000 यूनिट बिका है। अच्छा, लेकिन इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 बट इन्होंने बेचा है 50,000, तो इतना मान के चल सकते हैं 50,000 तो प्रोडक्शन हुआ ही था। अब और भी हुआ था कि नहीं वो क्लोजिंग स्टॉक से पता चलेगा। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर ये लाइन हमें बता दिया है इसका मतलब ये कंफर्म है कि हम लोगों ने 50,000 यूनिट ही प्रोड्यूस किया और 50,000 यूनिट ही सेल कर दिया। ठीक है, आउट ऑफ 60,000 कैपेसिटी है 60,000 प्रोडक्शन करने का बट हम लोगों ने 50,000 बेचा है। हमारा ना कोई ओपनिंग स्टॉक था ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब 50,000 यूनिट पूरा हम लोगों ने कंप्लीशन किया, फिनिश गुड्स बनाया 50,000 यूनिट का और 50,000 यूनिट ही
सेल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने 10,000 आइडल कैपेसिटी रख रखा है, अभी तक 10,000 का यूटिलाइजेशन नहीं किया। फिर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ये बता दिया 5 लाख 2 लाख 50, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख 50 ऑफ व्हिच 60% फिक्स्ड, actual administration expenses related with production activities were 45,000 which were completely fixed, administration overhead 45 जो completely fixed है, factory expenses 1 लाख 50 जो कि 60% fixed है, actual selling and distribution expenses are 30,000 of which 40% are fixed, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 है जिसमें से 40% फिक्स्ड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000, ठीक है। ये सब तो मैं इंफॉर्मेशन दे दिया, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पहले तो हमें बोला है कि फाइनेंस बुक के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाओ, फिर बोल रहा है प्रिपेयर द कॉस्ट शीट बनाना है एंड एसर्टेन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज्यूमिंग दैट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये वाला पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉस्ट शीट जब बनाएंगे, बाकी नॉर्मल है तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद बोला है रिकंसिलिएशन करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट ए को कर लेते हैं। पॉइंट ए में हमें क्या करना है, टी शेप में पीएल अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं। अब वहां पर हम लोग ट्रेडिंग आइटम भी दिखा सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो ट्रेडिंग पीएल को अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, एक साथ यहाँ दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्टी फर्स्ट मार्च, ईयर कुछ नहीं दिया है। अच्छा देखते हैं, सेल्स बोल दिया है 10 लाख, तो इधर बाई सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा। There was no opening and closing finished goods. Direct material, direct wages 5 lakh 2 lakh 50, तो यहाँ पर 2 direct material, टू लैख 50। अच्छा इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख 50 टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख 50। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल वाला पोर्शन और फिक्स्ड ये क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसको लेके फाइनेंस वालों का कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड वेरिएबल ये सब कॉस्ट में पढ़ते हो तुम लोग, जब अकाउंट्स पढ़ते थे तब क्या इसमें कॉस्ट कभी भी फिक्स्ड वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट होता है, फाइनेंस का नहीं होता है। तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली 1 लाख 50 लिखेंगे, क्या वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 45,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 45,000 और उसके बाद है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 और एक डिविडेंड का अर्निंग था, ये जरूर रिकॉर्ड होगा कॉस्ट में, सॉरी फाइनेंस में 15,000 बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 15,000, ठीक है। और कुछ नहीं है। अब हम लोग इससे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बस ये इतना ही था। तो यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ही आएगा, इधर काफी ज्यादा अमाउंट है, या फिर हम लोग तो चेक कर रही है देख लेते हैं। 10,15,000। अच्छा यहाँ पर 5 लाख और 2 लाख, 5 6 7 8 और ये दोनों 9 लाख, 9 लाख यहाँ पर हो गया 9 लाख
75,000, तो 10,15,000 माइनस 9,75,000, तो ये वैल्यू आता है 40,000। 10,15,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ गया 40,000। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये अजम्पशन लेना है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करवाना है। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जब तुम लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़े थे तब ऐसा था, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर बेसिस होता था, ठीक है। बेसिस क्या होता था, प्राइम कॉस्ट हो सकता था, मेटेरियल हो सकता था, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मेटेरियल कब होता था, जब मेटेरियल ओरिएंटेड काम, मेटेरियल में ज्यादा खर्चा हुआ है। डायरेक्ट लेबर कब होता था, डायरेक्ट लेबर आवर भी हो सकता था, डायरेक्ट लेबर को जो पेमेंट मतलब वेजेस भी हो सकता था। अगर लेबर का टाइम ज्यादा मैटर रखता है तो डायरेक्ट लेबर आवर, अगर लेबर को दिया गया पेमेंट ज्यादा मैटर रखता है तो डायरेक्ट लेबर पेमेंट होता है, ठीक है, वेजेस, ठीक है। फैक्ट मशीन एक्सपेंसेस हो सकता था, मशीन आवर, अगर मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा था। अगर मेटेरियल और लेबर आधा आधा होता था, मतलब 50% मेटेरियल का इम्पैक्ट है, 50% ही जो है लेबर का है, तो प्राइम कॉस्ट होता था। और एक होता था यूनिट बेसिस, ठीक है, यूनिट बेसिस भी होता था। यहाँ पर वही बोला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें एब्जॉर्ब करवाना है, मतलब रेट क्या होगा, ओवरहेड का रेट, मतलब एब्जॉर्ब कैसे करवाएंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब ये बेसिस हो जाएगा, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी लेना है। और नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, देखो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेट क्या हो जाएगा, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि इनडायरेक्ट में ये फैक्ट्री वाला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीनों का जो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो कैसे होगा। जैसे ये फैक्ट्री वाला कितना है, 1,50,000, लेकिन इसका कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है वो तो यूनिट के हिसाब से काम करेगा। देखो जो वेरिएबल है वो 40% है, जो फिक्स्ड है वो 60% है, ठीक है। तो वेरिएबल कितना हो गया 60,000, ये तो यूनिट पे डिपेंड करता है। और जो फिक्स्ड है वो कितना हो गया, वो हो गया हम लोग का 90,000, ठीक है, वो 90,000 हो गया। अच्छा, अब ये जो 90,000 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, वही यहाँ पर हमें बोल रखा है। तो उसको हम लोग को कैसे एब्जॉर्ब करना है, एक सेकंड, तो उसको हमें कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसको हम लोग को तो ये जो 90,000 है उसे हमें कैसे एब्जॉर्ब करना है, 90,000 दैट इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हमें करना है 60,000 यूनिट बेसिस। अब इससे हमारा जो भी रेट आएगा, ठीक है, जो भी रेट आएगा, रेट हम चेक कर लेते कितना आ रहा है, 90,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.5 हो गया, 1.5 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। और ये हम लोग एक्चुअल यूनिट प्रोडक्शन पे अप्लाई करके फिक्स्ड ओवरहेड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे करने बोले हम लोगों ने वैसे ही किया। ओवरहेड को बोला है हमें एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे करना है, तो उस बेसिस पे रेट निकाल लेंगे और इनटू एक्चुअली हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी से तो पता चलता है अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है, वो तो कॉस्ट शीट में नहीं दिखाएंगे, वो तो रिकंसिलिएशन में उसका इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बनेगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 31st of March. रुपीस ম্যাম আগে একটা এরকম সেম ম্যাথ করাতেন যেখানে মানে 60,000 এর তো সেল হচ্ছে, তো এই 60,000 দিয়ে ফার্স্ট একটা কস্ট হতো, সেখানে কস্ট পার ইউনিটটা 60,000 যেটা, সেল হয়নি তো 50,000 সেল হচ্ছে। হ্যাঁ না মানে আমি বলছি মানে যেটা ক্যাপাসিটি আছে আর কি। তো মানে আগে একটা এরকম একটা অঙ্ক করাতে, মানে ধরুন টোটাল ক্যাপাসিটি যত ইউনিটের আছে তো সেটা দিয়ে ফার্স্ট একটা কস্ট শিট হতো, হয়ে সেখানে কস্ট পার ইউনিট বার করতে হতো। আর ওই কস্ট পার ইউনিটটা ধরে মানে সেখানে কিছুটা ফিক্সড আর কিছুটা ভ্যারিয়েবল হতো, তো সেখান থেকে মানে মানে যতটা সেল হতো যতটা ইউনিট ক্যাপাসিটি হতো তার অনুযায়ী আরেকটা কস্ট শিট বার করতে হতো। তো সেইভাবে করলে কি ভালো হবে নাকি? না না, ওটা তো আলাদা জিনিস, ওটাতে আমাদেরকে
তুমি যেটা বলছো যে আগে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বের করতে হতো, সেটা হয়তো বলেছে ওখানে যে তোমাকে ক্যাপাসিটি যেটা আছে সেটার উপরে কস্ট শিট বের করতে। নর্মালি কস্ট শিট তো ক্যাপাসিটির উপর হয় না, কস্ট শিট হয় যত ইউনিট আমরা প্রডিউসড করছি তার উপরে হয়, ঠিক আছে। এবার সেটা কত ইউনিট প্রডিউসড হয়েছে সেটা তো আমাকে দেখতে হবে, যে আমার কত ইউনিট প্রডিউসড হয়েছে সেটা আমাকে কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশন থেকে দেখতে হবে। যেরকম মেটেরিয়ালের সাথে প্রোডাকশনের রিলেশন ওইভাবে দেয় না যে কতটা, এবার যদি দিয়ে দেয় পার ইউনিট দিয়ে দেয় তাহলে তুমি পার ইউনিট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে যেরকম থাকবে। এবার ওইটা ধরে করতে হবে, সেটা কখন হয় যখন আমাদেরকে এরকম বলে দেয় কি আগে এইরকম ভাবে কস্ট শিট তৈরি হয়েছে কোন একটা পার্টিকুলার ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য, কিন্তু ফিউচারে আমরা এতটা ইউনিট প্রোডাকশন করতে চাইছি, তাহলে কিছু বেসিস যদি আমরা পুরোনো সিস্টেমে রাখি তাহলে এখন নতুন ভাবে যে আমরা প্রোডাকশন করছি, আগে ধরো 60,000 ইউনিট প্রোডাকশন হচ্ছে, এখন আমি একটা নতুন কস্ট শিট বানাতে চাইছি 50,000 ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য, সেখানে আমি খরচাটা প্রিভিয়াসলি যেভাবে আমি ফ্যাক্টরি ওভারহেড গুলো চার্জ করেছি যে প্রসেসে, সেই প্রসেসেই করতে চাইছি, তখন আমি ওটা করব। এখানে তো আমাকে ওটা করতে বলেনি, এখানে আমাকে কোয়েশ্চেনের উপর নির্ভর করছে না, আমাকে এখানে কস্ট শিট বানাতে বলেছে। এবার কস্ট শিট আমি কিসের জন্য বানাবো, যেটা যতটা আমি প্রোডাকশন করি, তাহলে আমি প্রোডাকশন কতটা করেছি, আমি কি 60,000 প্রোডাকশন করেছি, হয়তো 50,000 প্রোডাকশন করেছি, আর আমার বলছে আমার ক্লোজিং স্টকও নেই। যদি আমার 10,000 ক্লোজিং স্টক হতো, ইন কেস যদি আমি 60,000ই প্রোডাকশন করতাম তাহলে তো আমার ক্লোজিং স্টক 10,000 হতো, সেক্ষেত্রে আমার কস্ট শিটটা কিন্তু 60,000 বেসিসে বনতো, মেটেরিয়ালটা 60,000 এর জন্য হতো, লেবারটা 60,000 এর জন্য হতো, তারপর আমি যখন ক্লোজিং ডব্লিউআইপি টা লেস করে দিতাম তখন আমার কস্ট অফ প্রোডাকশন 50,000 আসতো। আর তুমি যে কোয়েশ্চেনটা বলছো আমি বুঝেছি, সেটা ওভারহেডে আছে, সেখানে হচ্ছে তোমাকে ওরকম বলে না, সেখানে বলে দেয় কি আগে আমরা 60,000 ইউনিট প্রোডাকশন করেছি সাপোজ, এখন আমাদের নতুন অর্ডার এসেছে 50,000, সেখানে মেটেরিয়ালের খরচাটা বেড়ে যাবে বলছে, লেবারের খরচাটা বেড়ে যাবে বলছে, তো এখন ওইটা কতটা হবে, আর যদি আমাদের ওভারহেডের বেসিস গুলো পুরনোই যে প্যাটার্নে রেখেছি ওই প্যাটার্নই রাখতে চাই তাহলে কত কত চার্জ হবে, এইরকম বলে। তো এইখানে এরকম কেন করবো, যেখানে যেরকম বলবে সেরকম করতে হবে, ওখানে এরকম বলেছে তাই করেছি, প্রশ্নটা পড়ে দেখবে, এখানে কিন্তু এরকম কিছু বলেন, এখানে বলেছে আমার ক্যাপাসিটি আছে প্ল্যান্টের 60,000, আমি 50,000 ইউনিট প্রোডাকশন করেছি, আমাকে একটা কস্ট শিট বানাতে বলেছে, আর আমাকে একটা বেসিস বলে দিয়েছে যে ওভারহেড গুলোকে আমাকে ইউনিট বেসিসে রিকভার করতে হবে, তা আমি সেটাই করব। আমাকে তো এখানে বলেনি কি তুমি 60,000 বানাও, কেন বানাবো আমি, আমাকে 60,000 এর ক্যাপাসিটি দিয়েছে, আমার প্রোডাকশন বলছে 50,000, তার প্রুফ হচ্ছে এই লাইনটা কি আমার না তো কোনো ওপেনিং স্টক ছিল না তো কোনো ক্লোজিং স্টক ছিল। বোঝা গেল? এখানে এরকম কেন, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কোয়েশ্চেন আলাদা আলাদা থাকবে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা যেটা বলছিলে যে কি কনফিউশন হচ্ছিল? হ্যাঁ ম্যাম। একবার পড়ে দেখবে প্রশ্নটা যেটা বলছো, একবার চেক করবে, তাহলে আরো তোমরা নিজের কাছেও ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যদি না বুঝতে পারো তখন আমি বলে देबो। अच्छा अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5 लाख, तो हम लोग 5 लाख ही लिखेंगे यहाँ पर। ये कितने यूनिट के लिए बन रहा है पता है, ये 50,000 यूनिट के लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्लियर कर दिया है कि हम लोगों ने 50,000 यूनिट ही बेचा है, तो कैपेसिटी 60,000 है, बनाया 50,000 है, बेचा है 50,000, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 50,000 ही बनाया होगा, हो सकता है हम लोगों ने 60,000 बनाया, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जब सेकंड लाइन हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स नहीं है, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि 50,000 ही बनाया होगा, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। फिर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखो कितना है 2,50,000, ठीक है, ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट 7,50,000, ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का दो पार्ट होगा, एक होगा वेरिएबल, एक होगा फिक्स्ड। अब वेरिएबल जो है वो यूनिट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हमें बता दिया है 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल, तो 1,50,000 इसका 40% कर लो, 60,000। फिक्स्ड कितना हो जाएगा 1,50,000 का 60%, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 90,000। और हमें पता है कि फिक्स्ड जो ओवरहेड होता है वो कभी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 50,000 यूनिट बनाओ तो भी जितना होगा, अगर 60,000 जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें भी उतना ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, यहाँ पर एक लाइन बता दिया था, वो लाइन को ठीक से पढ़ो। यहाँ पर हमें बता दिया था
एज्यूमिंग दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एब्सॉर्ब करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब कैसे चार्ज करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड तो पर यूनिट पे चार्ज होता है, हो गया, ठीक है। 40% वेरिएबल था, बता दिया। अब इसे हमें बेसिस निकालना है। यहाँ पर हम लोगों का टोटल कैपेसिटी बेसिस, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा रेट आ जाएगा 1.5 रुपीज 1.5 पर यूनिट, ठीक है। रुपीज 1.5 पर यूनिट हम P डॉट यू लिख देते हैं और इंटू 50,000, ठीक है, क्योंकि हम लोग का रिकवरी कितने पे होगा? 50,000 पे होगा। तो 50,000 इंटू 1.5, तो 50,000 इंटू 1.5, तो ये हम लोग का हो जाएगा 75,000। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? ये हो गया 1,35,000। अब डिफरेंस देखो, क्योंकि ये फिक्स्ड और वेरिएबल को बाइफरकेट करते हैं, जबकि इनका फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन्होंने पूरा 1,50,000 दिखाया, इन्होंने क्या दिखाया? 1,35,000। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स्ड ओवरहेड को इन्होंने इस तरह से चार्ज करके दिखाया, तो इनका खर्चा कम दिख रहा है। तो इनका टोटल वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा कितना? यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 8,85,000। ये क्या आ गया? वर्क्स कॉस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट। फिर नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। ये वर्क्स कॉस्ट हो गया। अब इस पे क्या ऐड करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ये भी हो जाएगा वेरिएबल और फिक्स्ड, नहीं इसका ये तो पूरा ही फिक्स्ड था, ये शायद पूरा ही फिक्स्ड था, यहाँ पर बता दिया था 45,000 कंप्लीटली फिक्स्ड, ठीक है। तो 45,000 फिक्स्ड है। अब इसको भी हमें रिकवरी रेट से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसे बोल रखा है। तो 60,000, तो इसका रिकवरी रेट कितना होता है? 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट, मतलब 0.75 पर यूनिट। अब इंटू कर देते हैं 50,000, ठीक है, इंटू कर लो 50,000, तो ये हो गया 37,500 यहाँ पर आउटर कॉलम पे, ठीक है। 37,500 ये कॉलम यूज कर रहे थे, यहाँ पर ये कॉलम यूज कर रहे थे। 37,500 ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। अब इसको ऐड करने से क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 37,500 प्लस 8,85,000 ऐड कर 9,22,500 9,22,500 ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल आएगा, तो पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, ये डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा ना। वेरिएबल तो पर यूनिट बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल बोल रहा है 40% फिक्स 60% वेरिएबल, तो 30,000 इंटू 60%, तो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल हो गया हम लोग का 18,000 और जो फिक्स्ड है वो कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 40%, ये हो गया फिक्स्ड का खर्चा यानी 12,000। अब इसे इसका रिकवरी रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट। अब 12,000 में डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट करने पे आ जाता है 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू 50,000, तो 10,000 आ गया, ठीक है, 10,000 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 28,000। अब ये ऐड कर लेते हैं, 28,000 प्लस 9,22,500, तो ये वैल्यू आ जाता है 950, मतलब 9,50,500। ये हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और सेल्स रेवेन्यू अगर है तो वो लिखते हैं। सेल्स तो है हम लोग का कितना, ये देखो एकदम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 10 लाख, माइनस कर लेते हैं 10 लाख, तो ये वैल्यू आ गया 49,500, ठीक है, 49,500 प्रॉफिट। सेल्स हो गया 10 लाख, ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया। अच्छा, अब हम लोग का ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड में बोला है हमें रिकंसिलिएशन करना है। अब देखो यहाँ पर रिकंसिलिएशन तुम लोग क्लियरली समझ जाओगे, ये वैसा वाला क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पहले किया था। रिकंसिलिएशन में हम लोग देख सकते हैं मेटेरियल दोनों का बराबर है, 5 लाख 2 लाख। रिकंसाइल मतलब चेक करो, इनका 5 लाख है मेटेरियल, इनका 5 लाख है, तो मेटेरियल जो है
प्रॉफिट का डिफरेंस का रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इनका 40,000 आया, उनका आया 49,500, तो 9,500 क्यों उनका ज्यादा आया। अच्छा दूसरा देखो, इन्होंने डायरेक्ट वेजेस जितना चार्ज किया इन्होंने भी उतना चार्ज किया, तो ये दो रीजन तो नहीं है हमारा डिफरेंस इन प्रॉफिट का। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑब्वियसली रीजन है, इनका 135 है, इनका 1,50,000 है, तो इसके वजह से डिफरेंसेस आ रहा होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इनका 45 है, उनका भी 45, उनका 45 नहीं है, उनका ओवरहेड का रिकवरी चार्ज अलग था ना, तो इनका 37,500 आया, ठीक है। तो ये एक रीजन हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनका 30,000 है, उनका चेंज हुआ है, तो फिर ये भी होगा। सेल्स का कोई चेंजेस नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्होंने रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट वाला तो रिकॉर्ड करता नहीं है, तो ये जो मैंने राइट साइन दिया है, ये 4 पॉइंट ऐसा है जिस वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस दिख रहा है। अब हम लोग को करके दिखाना है रिकंसिलिएशन। अब हम लोग क्या करें, स्टेटमेंट करेंगे मेमोरेंडम, जब हमें मेमोरेंडम बोलेगा तभी करेंगे, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट फॉर्मेट वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्मेट ही हम लोग फॉलो करेंगे नॉर्मली, अगर हमें मेमोरेंडम नहीं बोलेगा तो। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली कॉस्ट ही रखने से बेटर होगा, एक ही तरह का रखो तो आसान रहेगा, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं होगा इन दैट केस हम लोग जो है फाइनेंस वाला रख सकते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 49,500, ठीक है। कॉस्ट के हिसाब से है 49,500। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐड आइटम्स लिखेंगे और कुछ लेस आइटम्स लिखेंगे, ठीक है। ऐड आइटम और कुछ लेस आइटम हो जाएगा, तो यहाँ से लेस आइटम लिखते हैं, वैसे यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, पीछे हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। सबसे पहला दिख रहा है हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड, इन्होंने चार्ज किया 1,35,000, इन्होंने चार्ज किया 1,50,000। तो डिफरेंस पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए अपना डिफरेंस। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये पहले वर्किंग नोट कैसे बनेगा। वर्किंग नोट में हमें लिखना पड़ेगा फाइनेंस बुक में प्रॉफिट का इंपैक्ट, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है। अब डिफरेंस कितना आया, 1,50,000 और 1,35,000। 1,50,000 और 1,35,000 में डिफरेंस होता है 15,000। 15,000 लेस कर देंगे। 15,000 लेस कर देंगे, अच्छा 15,000 लेस कर देंगे। चेक करते हैं लेस होगा कि नहीं। अब इन्होंने क्योंकि ज्यादा खर्चा चार्ज किया है, तो फाइनेंस वालों का प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या होगा, 15,000 से उनका प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो लेस कर देंगे। सही बात, लेस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेकिन कॉस्ट के हिसाब से। तो कॉस्ट के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनका तो कम चार्ज हुआ है, तो क्या लिखेंगे, अंडर चार्ज। कितना, 15,000 हो गया। अच्छा अब एडमिनिस्ट्रेशन देखो 45 और इनका कितना है 37,500, तो 45 और 37,500 में पहले गैप चेक करो कितना होता है 7,500, ठीक है। गैप होता है 7,500। अब किसने ज्यादा चार्ज किया है, इन्होंने ज्यादा चार्ज किया है, इन्होंने कम चार्ज किया है, तो फाइनेंस वालों ने ज्यादा चार्ज किया है, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, इससे कम दिख रहा होगा, तो हम लोग भी माइनस कर देंगे। माइनस के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लिखना है कॉस्ट के हिसाब से, अंडर चार्ज। अच्छा नेक्स्ट चेक करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनका 28,000 और इन्होंने चार्ज किया 30,000। अगेन डिफरेंस आ गया 2,000 का, ठीक है, 2,000 का डिफरेंस आ गया। फिर से वही बात, फाइनेंस वालों ने ज्यादा दिखा रखा है, तो इनका प्रॉफिट 2,000 से कम दिखेगा, तो यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर चार्ज कितना 2,000, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया बस, हाँ। और यहाँ पर और तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्रॉफिट तो चेक करेंगे क्यों अलग आ रहा है, और सेल्स तो सेम है। और डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड 15,000 दिखाने की वजह से इनका प्रॉफिट 15,000 से अभी क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो ये चीज तो कॉस्ट वाला चार्ज करता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड not recorded in cost book 15,000। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं 49,500
प्लस 15,000, फिर माइनस 15,000। अच्छा, फिर यहाँ पर माइनस 7,500 और माइनस 2,000। चेक करते हैं कितना आता है, 40,000 आ गया। अब देखो सही हुआ 40,000, इसीलिए डिफरेंस दिख रहा था, तो ये हमें लिखना पड़ेगा 40,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40,000। ম্যাম বলছি ওয়ার্কিংস না করলে কি নাম্বার কাট কাটবে না, তুমি যদি এমনি করতে পারো করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 40,000, ठीक है, ये हमें पूछा था तो हम लोगों ने कर लिया। देखो ये तीनों पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट इसमें अलग है। जैसे ये कॉस्ट शीट बनाने का एक अलग, हम लोगों ने कॉस्ट शीट भी बहुत सारा बनाया, लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था जहां पर रिकवरी रेट से हमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं देखा था, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी रिकंसिलिएशन तो हम लोगों ने किया है, तो अलग पॉइंट यहाँ पर मुझे दिखा। अब 4th नंबर का देखते हैं। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन में एक दे रखा है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है। The following figures are extracted from the trial balance of Go-Getter company on 31st March. Inventories मतलब stock, finished goods मतलब finished stock, raw material, WIP, तो ये सब ओपनिंग ही होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक रहता है। ऑफिस अप्लायंसेस, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, सेल्स रिटर्न एंड रिबेट, मटेरियल परचेज, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, रिपेयर फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस, हीट लाइट पावर। अच्छा आगे देखते हैं, रेट्स, टैक्सेस, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, फिर कुछ क्लोजिंग इन्वेंटरीज का डिटेल्स, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डिटेल्स, डेप्रिसिएशन का डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। बोल रहा है कि हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री में देना है 8/10, ठीक है, ये 10 हो रहा है। ऑफिस में जाएगा 1/10 और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा 1/10। जो भी खर्चा होगा उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब लगभग ओवरहेड की तरह बोल सकते हो। रेट्स एंड टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री, रेट्स एंड टैक्सेस जो है फैक्ट्री में 2/3 जाएगा और ऑफिस में 1/3 जाएगा, बोल दिया है तो वैसे ही करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग इन द रेशियो 8:1:1, तो ये जो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का होगा 4% प्रोवाइड करने के बाद बिल्डिंग का जो वैल्यू होगा उस पर 4% लगाएंगे, क्या मिलेगा, डिप्रिसिएशन। अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8/1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 जाएगा फैक्ट्री में, 1 जाएगा ऑफिस में, 1 जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। अब क्या बोला है, करना क्या है हमें, विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ गो-गेटर कंपनी for the year ended 31st March along with the supporting schedules, ठीक है, हमें इनका पीएल प्रॉफिट निकाल के दिखाना है along with the बोल रहा है सपोर्टिंग शेड्यूल। शेड्यूल में क्या क्या बोल रखा है, मतलब नोट्स के तरह बोल सकते हो। हमें बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना है, ठीक है, शेड्यूल्स में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बनाना है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रिपेयर करके देना है। शेड्यूल मतलब इसको हम लोग नोट्स की तरह बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें एक्चुअली क्या प्रिपेयर करके देना है, एक्चुअली हमें इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो बेसिकली ये कॉस्ट शीट ही बनेगा, क्योंकि देखो कॉस्ट का ही तो डिटेल्स दे रखा है, क्योंकि ऊपर क्या डिटेल्स दे रखा है, फिर से देखो ट्रायल बैलेंस है कि, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो डिटेल्स दिख रहा है ये हम लोग कॉस्ट शीट फॉर्मेट में ही बना देते। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हमें प्रॉफिट निकालने बोले तो हम लोग कॉस्ट के हिसाब से ही ना निकालेंगे, जब तक हमें फाइनेंस के हिसाब से नहीं निकालने बोलेगा हम लोग टी शेप में नहीं कर सकते। तो और नीचे बोल भी दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाओ, तो ये तो कॉस्ट शीट का पार्ट है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बनाओ, ये भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बनाओ, ये भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है। तो हम लोग टी शेप में नहीं करेंगे, हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसका कॉस्ट शीट बनेगा और कुछ नहीं। अब कैसे बनेगा वही देखना है कि क्या क्या इसमें नया हमें दिखेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं प्रॉफिट। अच्छा हाँ, और हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें बोला है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनाओ, तो वो भी हम लोग एक अलग से बना देंगे, ठीक है, अलग से वो भी बना के दिखा देंगे। और कॉस्ट शीट का जो पॉइंट हमें बताया था वो भी बना देंगे। चलो ये दोनों चीज ही बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है, ये देखो यहाँ पर हमें बोला है विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला है, पीएल स्टेटमेंट बोला है। अच्छा
तो मैंने ये बात थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा गलत बता दिया। देखो पीएल स्टेटमेंट जब बोला है तो ये रिलेटेड विद फाइनेंस बुक ही होगा, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग जैसे पीएल स्टेटमेंट होता है वैसे बनाएंगे। अब उसको टी शेप में भी बना सकते हो, बात ये है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना सकते हो। क्योंकि स्टेटमेंट बता दिया है तो हम लोग ना उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे कंपनी बनाती है, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी का कैसे बनता है, इस तरह से फॉर्मेट में आजकल बनता है। यहाँ पर एक नोट्स लिख दिया जाता है, नोट्स नंबर दे दिया जाता है, यहाँ पर डिटेल्स। तो क्योंकि ये कॉस्टिंग है तो उतना इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह का फॉर्मेट यूज करके लिखेंगे विदाउट टी शेप, क्योंकि ये कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ गो गेटर कंपनी। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 31 मार्च में हम लोग कंपनी का जो है प्रॉफिट का एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जो कि ऐसे देखने में होगा। स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, सेल्स माइनस क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट दिखाते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जीपी कैसे निकालते हैं, हम लोग सेल से सारे खर्चे को लेस कर देते हैं तो हमें जीपी मिल जाता है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये भी। ठीक है, उसके बाद जीपी से बाकी खर्चा लेस कर देते हैं, हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पर भी हम लोगों को वही चीज करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि सेल्स हमें गिवन है कि नहीं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो सेल्स हमें गिवन होना चाहिए, क्रेडिट साइड में दिखेगा, ये रहा 7,68,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सेल्स 7,68,000। मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि मैंने देखा था कि सेल्स का रिटर्न भी था। ये देखो सेल्स रिटर्न एंड रिबेट 14,000, तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का क्या फॉर्मेट, ये हम लोग का स्टेटमेंट फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको टी शेप में करते तो बाई सेल्स लिखते, फिर लेस रिटर्न दिखाते। तो इसको हमें जैसे बोला है वैसे कर रहे हैं। अगर टी शेप में बोलता तो टी शेप में कर देते, कंपनी है ना इसीलिए टी शेप में नहीं बन रहा है। आगे का क्वेश्चन देखो सारा पीएल टी शेप में बना है, क्योंकि गोगेटर एक कंपनी है, कंपनी का टी शेप अभी नहीं चलता है ना, तो इसीलिए इसको इस तरह से करके दिखाना चाहिए स्टेटमेंट फॉर्म। अच्छा, ये हम लोग का रिटर्न लेस हो गया। रिटर्न लेस करने से यहाँ पर आ जा रहा है, चेक करते हैं, 7,68,000 माइनस 14,000, 7,54,000। ठीक है, अच्छा अब और क्या लेस या ऐड कुछ हो सकता है। देखो हम लोग जब ट्रेडिंग बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हम लोग अभी जीपी निकालना चाहते हैं, टू परचेज लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाय सेल्स। अगर कुछ रिटर्न हुआ तो लेस कर दिया, यहाँ पर कुछ रिटर्न हुआ तो लेस कर दिया, फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर यहाँ पर आ जाता है जीपी। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्स लिख दिया, रिटर्न भी लिख दिया। अब ये देखना पड़ेगा क्या हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक परचेज, मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है ना। हम लोग यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करेंगे, या फिर जिसको बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम लोग थोड़ा सा उसके पहले के जगह पे जाते हैं, तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे ना, जो हमारा टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा पीएल साइड में जो लिखा जाता है और ट्रेडिंग साइड में जो लिखा जाता है। जैसे पीएल साइड में सैलरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है गुड्स को खरीदा, फिर उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ किया वो, यानी ट्रेडिंग वाला आइटम। फिर अगर पीएल में जो भी एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, वो सारे एक्सपेंसेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां से अगर हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें क्या मिल जाएगा पता है, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर देंगे, मतलब जो भी हम लोगों ने सेल किया उसका कॉस्ट क्या है वो लेस कर देने से हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो भी बता देंगे। देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देते हैं, जो कि हम लोग के पास है नहीं, हम लोग जब बनाएंगे ना शेड्यूल तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें क्या मिलेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट है। जैसे देखो हम लोग जब पीएल बनाते हैं तो हम लोग वहां पर डिविडेंड का इनकम भी दिखाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर जो मैंने पीएल बनाया था, यहाँ पर ये इनकम भी दिखाया था। अगर ये इनकम नहीं दिखाते हैं, ये इनकम अगर नहीं दिखाते, मेरा प्रॉफिट 15,000 से कम दिखेगा। कितना दिखेगा, 40,000 माइनस 15,000, मेरा प्रॉफिट 25,000 दिखेगा। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो ये
15,000 क्या है, ये है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एक होता है प्योरली बिजनेस इनकम, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब हम लोगों ने कहीं कोई शेयर खरीदा होगा, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उससे अर्निंग आ रहा है, लेकिन वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरा मेन अर्निंग पढ़ाने से आता है, ठीक है। अगर मैंने कोई शेयर खरीद रखा है, उससे मुझे कोई डिविडेंड मिल गया, मैंने कोई एफडी कर रखा है, उससे मुझे कोई अर्निंग मिल गया, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में ये फर्क होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करते हैं, मतलब वो खर्चा लेस कर रहे हैं जो हमारा बिजनेस ओरिएंटेड है, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी बिजनेस प्रॉफिट निकल के आएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर हम लोग कुछ और खर्चा है वो माइनस कर देते हैं, जैसे कि मान लो इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पर दे रखा था, तो वो लेस करने से हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे, जैसे देखो ये वाला, अगर हमें नेट प्रॉफिट यानी अगर हमें 40,000 चाहिए, देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 40,000 अगर हमें, सॉरी 40,000 बोल रहे हैं, अगर हमें नेट प्रॉफिट पता करना है, नेट प्रॉफिट अगर पता करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ये टोटल क्या आया है, ये हम लोगों का ये वाला एडजस्टमेंट दिखाने के बाद आएगा, ठीक है। 15,000 चार्ज किया तब जाके हमारा प्रॉफिट 40,000 आ रहा है, मतलब ये मिक्स्ड अप प्रॉफिट है, ये इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही है। इससे 15,000 लेस करने से हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब करेंगे तब दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब इसमें जो आइटम आएगा वो लिखने से समझ में आएगा, अभी नहीं लिख रहे, नहीं तो फिर वो तो स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसा होगा। यहाँ पर ये माइनस करने से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या खर्चा दिखाया, हम लोगों ने यहाँ पर जो सेल किया उसका नेट सेल दिखा दिया, ये नेट सेल आ गया। और हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब हम लोग क्या क्या माइनस कर रहे हैं, हम लोग मेटेरियल खर्चा माइनस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनकट किया होगा गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग यहाँ पर लेबर का खर्चा जो है वो भी माइनस कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब तो ये सब आ जाएगा। तो बेस्ट ये होगा कि हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के देख लेते हैं कि कैसे आता है, तभी समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि शेड्यूल बनाओ कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं शेड्यूल। शेड्यूल मतलब वर्किंग नोट की तरह, ठीक है, लेकिन ये हमारा पार्ट ऑफ आंसर ही है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, एक्चुअली कंपनी का जो प्रॉफिट का स्टेटमेंट होता है ना, वो आजकल कैसे होता है पता है, ऊपर लिखा हुआ रहता है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू लिख के उससे रिलेटेड डेटा रहता है, उसके बाद लिखा जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या लिखा जाता है, हम इस तरह से याद रखते हैं सीपीसी ईएफडीओ। कभी तुम लोग अगर कंपनी अकाउंट्स करोगे तो देखना, ठीक है, सीपीसी ईएफडीओ का फुल फॉर्म क्या है, हम इस तरह से याद रखते हैं कॉस्ट ऑफ मेटेरियल परचेज, ठीक है, हाँ कॉस्ट ऑफ मेटेरियल परचेज, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाता है ई का मतलब हो जाता है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल चार्जेस, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। इस तरह से लिस्ट डाउन करके लिखा जाता है। अगर तुम लोगों ने कभी कंपनी का पीएल बनाया है तो ये पैटर्न में बनता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर भी दिखाएंगे, लेकिन पूरा हमें कंपनी अकाउंट्स तो भी करना नहीं है, इसलिए हम पहले ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बना देते हैं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं अपना कॉस्ट शीट, उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल का डिटेल्स। तो रॉ मटेरियल का देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, लिख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1,40,000। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे अगर कुछ परचेज किया है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 3,20,000। अच्छा, अगर परचेज करते हुए कोई खर्चा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विद मटेरियल, वो भी लिखेंगे। जस्ट उसके नीचे ही दिख रहा है फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल 16,000, फ्रेट ऑन मटेरियल 16,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो मटेरियल से रिलेटेड डेटा, ये सब नहीं है, ऑफिस प्लांट बिल्डिंग सेल्स रिटर्न मटेरियल फ्रेट ये लिख लिया। परचेज रिटर्न तो ये लेस होगा, परचेज रिटर्न मतलब मटेरियल का परचेज रिटर्न होगा, तो लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। अगर तुम लोग को पहले मिल जाता है तुम लोग परचेज के नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये परचेज रिटर्न हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर
डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री, रिपेयर्स, हीट, लाइट, पावर, रेट्स, ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 1,80,000, हम यहाँ पर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,80,000। इससे हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने बना के बेचा है उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000 माइनस 4,800 माइनस 1,80,000, तो ये आ रहा है 2,91,200, 2,91,200। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे लेबर का खर्चा। ठीक है, तो लेबर का खर्चा क्या 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 हो जाएगा चेक करते हैं। अभी यहाँ पर दिया हुआ था, देखो डायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मुझे दिख रहा था 1,60,000, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, 1,60,000। अब यहाँ पर ना एक नीचे आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना, इसका मतलब हम लोगों ने खर्चा ड्यू तो हो गया है बट पे नहीं किया है। ये देखो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 8,000, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो आउटस्टैंडिंग बोल के अलग से लिख के भी ऐड कर सकते हो, तो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 1,68,000। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमें प्राइम कॉस्ट 2,91,200 में 1,68,000 ऐड कर दो, 4,59,200, ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या खर्चा ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा आ जाएगा। चेक करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा। ये है फिनिश स्टॉक, WIP, ये तो बाद में, ऑफिस, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये कितना हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी है 4,60,500, 4,60,500। अब इस पे लगाएंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन का रेट। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट है हम लोग का 10%। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 10%। और ऑफिस सॉरी फैक्ट्री में कितना चार्ज करना है ये बताया गया था। बिल्डिंग, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री, अच्छा बिल्डिंग का हमें डिस्ट्रीब्यूट करने बोला था, प्लांट एंड मशीनरी का डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं बोला है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग डायरेक्टली लगा देते हैं, नहीं बोला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 4,60,500 इंटू 10%, तो ये 4,60,50 हम यहाँ पर लिखते हैं, सारा ऐड करके इधर आउटर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक एक पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2 लाख, यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू है 2 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा और इस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है कि बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए कितना देना पड़ेगा। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 4%, डेप्रिसिएशन का वैल्यू। अब हमें बोला है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री कितना देना पड़ेगा, 8/10 हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से 8/10। चेक करते हैं 20,000 इंटू 4%, तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, तो ये हो गया 640। ये 2 लाख था, अच्छा सॉरी ये 2 लाख था, ये हो जाएगा 6,400। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग था हम लोग का 2 लाख। ठीक है, फिर सेल्स तो नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न ये सब यहाँ का आइटम नहीं है, मेटेरियल, फ्रेट, परचेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा 18,000, ये लिख लेते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 18,000। अच्छा, इसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग था कि नहीं हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, नीचे बहुत सारा आउटस्टैंडिंग दे रखा था। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का हाँ था 1,200, तो 18,000 प्लस 1,200 कितना हो जाएगा 19,200। ठीक है, ये हो गया 19,200, ये यहां तक, ये यहां तक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री सुपरविजन 10,000। इसमें कोई आउटस्टैंडिंग था क्या, देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग 4 या 5 आइटम था, उसमें से 2 तो लिख ही लिया, नहीं बोरोड फंड है बस, और आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। तो फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, ये भी यहाँ पर आएगा।
10,000। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स एंड अपकीपिंग 14,000, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। हम सिर्फ रिपेयर्स लिख देते हैं, ठीक है, 14,000। रिपेयर्स एंड अपकीपिंग 14,000। इसके बाद है हीट लाइट पावर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला था 65,000। हीट लाइट पावर नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। हीट लाइट पावर, हीट लाइट पावर टोटल है 65,000, ठीक है। हीट लाइट पावर टोटल है हम लोग का 65,000। इसमें से फैक्ट्री में कितना देने बोला है, चेक करो। फैक्ट्री में देने बोला है 8/10, तो ये हो गया 6,500 इंटू 8, 6,500 इंटू 8, तो 52,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 52,000 हीट लाइट पावर। अच्छा, इसके बाद कौन सा आइटम है, रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था। रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रखा है। ये है 6,300 और इसका शायद 2/3 1/3 ऐसा कुछ था, देख लेते हैं। रेट्स टैक्सेस ये रहा, फैक्ट्री का बोला है 2/3 तो फैक्ट्री, तो 2/3 कर देंगे। 6,300 बाई 3 इंटू 2, तो ये हो गया 4,200। अच्छा, हीट एंड रेट्स एंड टैक्सेस तक किया हम लोगों ने। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700। अच्छा, और सेल्स, ये सेल्स रिलेटेड हो गया। सेल्स ट्रैवलिंग ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस सैलरी एंड ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ये भी हमारा पार्ट नहीं है यहाँ का। अब टोटल करते हैं, टोटल करके आउटर में भेज देंगे, तो कितना कितना है चेक करते हैं। 46,050 प्लस 6,400 प्लस 19,200 प्लस 10,000, 5,200, 4,200, 18,700, तो ये हो गया 1,09,750। लेकिन मेरा आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो गया, देख लेते क्या गलत हो गया है मेरा एडिशन। 52,000, 4,200, 18,700। अच्छा, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट 46050, ठीक है। डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 6400, 19,200, 10,000, 14,000, तो मेरा ऐड गलत हुआ, चेक करते हैं। 46050, एक बार तुम लोग भी देखो क्या ऐड का वैल्यू क्या आ रहा है एक्चुअली। 19,200 ये हो गया 24,000 प्लस 5200, 4200, 18,700। ये लो, अब कुछ और दिख रहा है, 1,23,750। मेरा कैलकुलेटर ही खराब हो गया। 52,000 এটা কত আসছে পুরো, পুরোটা বলো। मैम 170,550। अच्छा, ये आ रहा है तो ठीक है, ये ही होना चाहिए। मेरा अलग अलग आंसर आ जा रहा है, कभी आ रहा है 1,23,000, अब 1,23,000 तो आ नहीं सकता है, तो कैलकुलेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हो गया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें ये प्राइम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, तो ऐड कर लेते हैं। 4,59,200 प्लस 1,70,550, तो ये आ रहा है 6,29,750। 6,29,750, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP और लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये WIP था इसीलिए मैंने लिखा। ये देखो क्लोजिंग है 1,92,192 और ऐड मतलब ओपनिंग ऊपर दिखेगा ट्रायल बैलेंस में 2 लाख, तो कितना हो जाएगा इसमें 2 लाख ऐड करते थे माइनस 1,92,000, तो ये हो गया 6,37,750। 6,37,750 ये हम लोग बोल सकते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब अगर
हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो रिलेटेड विद प्रोडक्शन है तो यहाँ आएगा, नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब देखो ऑफिस अप्लायंसेस, तो ये नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग कॉस्ट शीट में करे थे ना, तो वो प्योरली हम लोग का हो जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में। तो हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल्स देख रहे हैं, ये ऑफिस अप्लायंसेस, तो ये नॉट रिलेटेड विद फैक्ट्री हो गया, मतलब नॉट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो भी है देख लेते हैं यहाँ पर ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये भी नॉट रिलेटेड विथ हो जाएगा। तो मुझे कुछ भी रिलेटेड विथ प्रोडक्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्योरली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अब हम लोग एडजस्ट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर हमें दिख रहा है 80,000, ये ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो हम लोग का लेस हो जाएगा, वो नीचे मिल जाएगा हम लोग का, ये रहा 1,15,000। एडजस्ट कर देते हैं 6,37,000, 1,15,000 माइनस और 80,000 ऐड, तो ये हो गया 6,02,750। 6,02,750 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये दोनों ऐड करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर ये हो गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जो प्योरली हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो उसका लिस्ट बनाएंगे। लेकिन हमें ना क्वेश्चन में क्या बोला था पता है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या शेड्यूल बनाने बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का अलग शेड्यूल बनाने बोला था, मतलब उसको अलग से हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला शेड्यूल बन रहा है, दूसरा शेड्यूल और एक बनेगा। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कितना जगह रखना चाहिए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे शेड्यूल के हिसाब से लिख देंगे और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। शेड्यूल 2 में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्रिपेयर करने बोला है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग वहां पर भी लिख सकते थे, यहाँ बोला है अलग से बना के दिखाओ, इसीलिए ना अलग से बना के दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर हमें नहीं बोलता कि अलग से बना के दिखाने का जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते, वहां पर ही लाइन बाय लाइन लिखते जाते। अब सबसे पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बना रहे क्योंकि पॉइंट 2 में वो बोला है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये सब है, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये सारा चीज लिखते थे। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन 33,600। अच्छा, उसके बाद है सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स ट्रैवलिंग 11,000। अच्छा, उसके बाद है सेल्स प्रमोशन 22,500, सेल्स प्रमोशन 22,500। और डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर लिख रहा है तो वो भी लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, ये हो जाएगा हम लोग का 18,000 दिया हुआ है। अच्छा, और क्या खर्चा था, और कुछ था, ये तो ऑफिस का है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। अच्छा हाँ, रेट्स एंड टैक्सेस भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था हीट लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हीट लाइट एंड पावर। जो खर्चा था वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में 1/10 के हिसाब से चला जाएगा, तो 1/10 इंटू हीट लाइट पावर कितना था यहाँ पर मिल जाएगा, हीट लाइट पावर था 65,000, 65,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6500। और क्या था जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था यहाँ पर, ये वाला डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये हमारा सेलिंग में भी जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था कितना, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था 2 लाख पे 4%, लिख लेते हैं 2 लाख और इस पे 4% इंटू 1/10, तो ये होता है हम लोग का 2 लाख पे 4% कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाय 10 यानी 800, ठीक है 800, बस और कुछ नहीं था। ये सब टोटल कर देते हैं, मिल जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसका यूज तो बाद में होगा, अभी ऑफिस वाला कैलकुलेट करेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा। 22,500, 18,000, 6,500 और 800, तो ये हो गया 92,400।
अभी इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बाद में आएगा, पहले एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट 3 में बताया था इसीलिए हम लोग उसको बाद में कर रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल 3 में करना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्या आएगा चेक करते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री फिनिश WIPs ऑफिस अप्लायंसेस 17,400 ये बोला है। अब इस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। अप्लायंसेस मतलब फिक्स्ड एसेट होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस अप्लायंसेस कितना होगा ये देखना पड़ेगा। 17,400 है और देख लेंगे कितना डेप्रिसिएशन रेट है। अच्छा, इसके बाद बोला है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी तो ये ऑफिस का पार्ट नहीं होगा। बिल्डिंग अगर बोला है ऑफिस में, हाँ ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बोला था क्योंकि बिल्डिंग का 3 पार्ट हम लोगों ने देखा था। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यहाँ पर लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ये यहाँ से देख के लिख सकते हैं 2 लाख, इस पे 4% और 8:1:1 था, मतलब ये भी 1/10, मतलब ये भी 800 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। अच्छा, बिल्डिंग हो गया, सेल्स वेल्स यहाँ से रिलेटेड नहीं है। अब क्या हो जाएगा ये सब। हीट लाइट पावर, इसका भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन था, ये लिखेंगे हीट लाइट एंड पावर। इसका वैल्यू कितना था, हीट लाइट पावर 65,000, इसका भी 1/10 होगा क्योंकि रेशियो वही था 8:1:1, दोनों में ही वैसा था। क्वेश्चन पढ़ के याद हो गया है मुझे। तो 650 कितना हो जाएगा फिर, 6500 6,500 ये हो गया। अच्छा, रेट्स टैक्सेस, ये सब रेट्स टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन था क्या 3 जगह पे, ये याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। हीट लाइट का तो था, हाँ रेट्स टैक्सेस का था 1/3 टू ऑफिस, ये बोला था। तो रेट्स एंड टैक्सेस 1/3 टू ऑफिस, तो रेट्स टैक्सेस जितना था उसका 1/3 ऑफिस में हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते कितना था रेट्स टैक्सेस। 6300 2100, ठीक है 2100 हो जाएगा। मिसलेनियस फैक्ट्री सेल्स ये सब हमारा नहीं है। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस ये आ जाएगा 8,600। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंस 8,600। अच्छा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ये तो कॉस्ट का पार्ट होता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर हम लोग को देखना है आउटस्टैंडिंग, ये सब यूज हो गया है। आउटस्टैंडिंग बोरोड फंड का है वो बाद में देखते क्या करेंगे। ऑफिस अप्लायंसेस पे 5% देना था, तो ये बाकी रह गया, तो ये देख लेते हैं 17,400 इंटू 5%, 870। अब बाकी ऐड कर लेते हैं, और तो कुछ था नहीं। 800 6500 2100 8600, तो 18,870 ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अब हम लोग इसको वहां पर लिख पाएंगे, ठीक है। हमें ऐसे करके ही करने बोला है, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो 18,870 ये लिख लेते हैं शेड्यूल 3 से। शेड्यूल 3 से हम लोगों ने ये वाला लिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18,870, ये ऐड कर देंगे 602,750, तो ये आ गया 6,21,000। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग वाला भी कर देते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। शेड्यूल यहाँ पर एल होगा, ठीक है, शेड्यूल 2 से मिला। अच्छा, ये वाला यहाँ पर इसीलिए लिख दे रहा है लाइन बाय लाइन, क्योंकि जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नीचे एडजस्ट होता है तो जस्ट उसके बाद ही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया जाता है 90 to 400। इसको अलग अलग करने का जरूरत नहीं कि एक बार ये ऐड कर दिया फिर लिखा, तो 92,400 ऐड कर देते हैं। 7,14,020 7,14,020, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बना के बेचा उसका कॉस्ट ये हो गया 7,14,020, ठीक है। प्योरली कॉस्ट आइटम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपना स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का कितना निकल के आया 7,14,020, ये लेस कर देते हैं 7,54,000 माइनस 7,40,020, तो ये हम लोग का आ जाता है 39,980 39,980, ये हम लोग का क्या हो गया
बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बोल सकते हो, ठीक है। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी एक्सपेंसेस दिखाए हैं, जो भी एक्सपेंसेस दिखाए जिससे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आया है, ये हम लोगों का क्या आया है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि देखो ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारा खर्चा है ना, और ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, मतलब बेसिकली यहाँ पर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, वो होता है नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, ठीक है। वैसे वो पीएल में दिखता नहीं है, वो तो एसेट होता है। तो हम लोग यहाँ पर किसी तरह का नॉन ट्रेडिंग इनकम या एक्सपेंसेस को नहीं दिखा रहे, तो ये प्योरली हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट आया है। लेकिन हमें बोला है प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाओ। देखिए हमें क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पर बोला है with the help of the information you are required to prepare a condensed profit and loss statement। पूरा कंपनी का हमें प्रॉफिट बताना है। तो हम लोगों ने कंपनी का सारा इनकम जो है सेल करके आया, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट बेच के जो भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने किया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो ऑफिस वाला एक्सपेंसेस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे फैक्ट्री हो, मतलब आइटम ऑफ पीएल हो, या फिर परचेज ऑफ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइटम ऑफ ट्रेडिंग हो, ये सारा चीज हम लोगों ने दिखाया। लेकिन एक खर्चा हम लोगों ने नहीं दिखाया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड वो है 2000, तो ये हम लोगों ने नहीं दिखाया क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड विद हम लोगों का कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए नहीं दिखाया। तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग इनकम के बाद लेस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, मतलब पीएल में दिखाया गया नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक से रिलेटेड नहीं होता है। बिजनेस को चलाने के लिए हम लोगों ने कैपिटल बोरो किया है, तो वो बात अलग है। कैपिटल बोरो करना हमारा बिजनेस का जो है वो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, लेकिन गुड्स को बेचने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब जो होता है ना, ये हम लोग का बिजनेस रिलेटेड खर्चा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग उसके बाद लेस करके दिखाएंगे फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पर लेस कर देंगे, मतलब बेसिकली फाइनेंस चार्ज हो गया ये, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी देखे हो, ऐसे होता है ना ईबीआईटी, वहां से क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट, फिर टैक्स लेस करते हैं, तो ये हम लोग का ईबीआईटी आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर कोई इंटरेस्ट लिए पे कर रहे हैं हम लोग, यानी कि कुछ बोरो किया है, अगर कुछ टैक्स पे कर रहे हैं वो बाद में, ये बेसिकली आया है हम लोग का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बोरोड फंड का इंटरेस्ट वैसे तो था 2000, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ये 2000 आउटस्टैंडिंग था, तो मतलब टोटल खर्चा तो क्या हो जाएगा 4000। तो यहाँ पर 4000 को अगर हम लोग लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना हो रहा है 35,980, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट, यही पूछा था, ठीक है। नेट प्रॉफिट बता दो, यही पूछा था। अगर कोई इतना सारा ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एक एक नाम यहाँ पर नहीं दिखा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स दिखा दो, उससे रिटर्न लेस तो कर ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से गुड्स को बिकवाने का, मतलब पूरा रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करने तक का खर्चा पूरा लेस कर दो, बिकवाने तक का, मतलब खर्चा रिलेटेड विद प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर ये इतना आ जाएगा। वो लेस करने से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन और भी कुछ खर्चे हैं जो नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन है, लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है, जो प्रोडक्शन से कैसे भी रिलेट नहीं करता है, तो ये भी हम लोग को लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग का आ जाएगा नेट प्रॉफिट 35,980, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, इसमें यही पूछा था और कुछ नहीं था। ये हो गया फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर वाला हम लोग लास्ट दिन कर चुके थे, अब रहा फिफ्थ, सेकंड नंबर, ये लास्ट है, कर लेते हैं, हो जाएगा। सेकंड नंबर वाला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, एक कंपनी ऑपरेट ऑन हिस्टोरिक जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच इज नॉट इंटीग्रेटेड, ठीक है, विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ओपनिंग बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर, तो ओपनिंग बैलेंसेस कुछ ये दिख रहा है, स्टोर लेजर का, WIP का, फिनिश गुड्स का, और इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, जो कि तुम लोग को यहाँ पर एक नया आइटम दिखेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, परचेज हुआ है तो परचेज का एंट्री हो जाएगा
SLC टू CLC, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। इशूड टू प्रोडक्शन, तो उसमें हो जाएगा WIP टू क्या हो जाएगा SLC। इशूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू क्या हो जाएगा SLC। इशूड टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या फिर जो नाम यहाँ पर यूज हुआ है, देखो बिल्डिंग का क्या नाम यूज हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो वही वाला लिख दो, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू SLC, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू SLC, ठीक है। ये इस तरह से एंट्री जो है हमें करना पड़ेगा। फिर वेजेस पेड का बोला है, तो वेजेस पेड का क्या होता है, वेजेस कंट्रोल टू CLC, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस का हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा वेजेस कंट्रोल, इस तरह से। फिर बोला है वर्क्स ओवरहेड अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेड होता है, ठीक है। तो अमाउंट इनकर्ड मतलब वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी बोलो, वर्क्स ओवरहेड टू क्या हो जाएगा CLC। फिर एब्सॉर्ब हुआ है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20, तो फिर ये क्या हो जाएगा एब्सॉर्ब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल। नेटवर्क इश्यूज हो रहा है क्या? अटेंड ही कर देती हूँ। अच्छा देखो, तो ये सब एंट्री हमें करना पड़ेगा। फिर बोला है रॉयल्टी पेड, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारा बता ही दिया क्या क्या लिखना है हम लोग को। बचा क्या, रॉयल्टी पेड बचा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेल्स, ये बता देते क्या होगा। फिर बोल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP का क्लोजिंग बता रहा है। द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब रॉ मटेरियल अकाउंट में हमारा कोई बैलेंस आएगा, उसको हमें ट्रीट करना है, उसको हमें ट्रीट करना है उसको हमें ट्रीट करना है फैक्ट्री ओवरहेड में लॉस बोल के। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल, ठीक है। तो देखो ये अकाउंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं। हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, प्रिपेयर द रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट, जो भी कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर रेलिवेंट है वो हमें प्रिपेयर करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला कंट्रोल अकाउंट हम लोग का हो जाएगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जो भी लिखा हुआ उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो स्टोर लेजर कंट्रोल का ओपनिंग डेबिट साइड होता है, तो टू बैलेंस BT कितना हो जाएगा 80। ये हो गया हम लोग का स्टोर लेजर कंट्रोल। अच्छा इसके बाद हम लोग बना लेते हैं वेजेस, ये आसान रहेगा, वेजेस कंट्रोल, ठीक है। वेजेस कंट्रोल, क्या इसका कोई ओपनिंग है, नहीं इसका कोई ओपनिंग नहीं। वेजेस कंट्रोल के बाद हम लोग बना लेते हैं WIP का ओपनिंग था शायद, ये रहा 20, तो टू बैलेंस BT 20, ठीक है। WIP के बाद हम लोग बना लेते हैं वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड अकाउंट। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था, चेक करते हैं। वर्क्स ओवरहेड का WIP का था, फिनिश गुड्स का वर्क्स ओवरहेड नहीं, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, वर्क्स ओवरहेड का नहीं है। अच्छा WIP का तो मैंने बना लिया। अब बनाते हैं फिनिश गुड्स, यहाँ पर जो दिख रहा है फिनिश गुड्स कंट्रोल 430, फिनिश गुड्स कंट्रोल टू बैलेंस BT 430। अच्छा ये तीनों ही लिख लिया। अब बचा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो टू बैलेंस BT कितना हो जाएगा 10। अच्छा और क्या अकाउंट बनेगा, अच्छा और हम लोग का अकाउंट बनेगा एक, हम लोग बना लेते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का, क्योंकि हमें बोला है रेलिवेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है।
तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पेमेंट बोला था इधर, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। ये देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये पे है, रॉयल्टी पेड है, एक रॉयल्टी का बना लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ बोला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं कॉस्ट ऑफ मैंने सेल्स। दोनों अलग अलग होता है ना, यहाँ पर एक साथ बोला है ना, इसीलिए बना रहे हैं। यहाँ पर 25 लाख का पेमेंट एक साथ बोला है, तो फिर एक ही साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग हमें नहीं बता रखा है, तो एक साथ कर रहे हैं। वैसे ये अलग ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक साथ बताया ना, जैसे वेजेस एंड सैलरी अलग होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन एक साथ बोलता है तब तुम लोग लिखते हो ना ट्रेडिंग में वेजेस एंड सैलरी, वैसे ही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, और क्या बना ले, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये बना लेते हैं, और एक क्या बोलते हैं उसे, रॉयल्टी, रॉयल्टी बना लेते हैं, रॉयल्टी अकाउंट। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली सीओजीएस को भी यूज किया गया है, तो वो भी हम बना लेते हैं, ठीक है। सीओजीएस पूरा बना के दिखा देते हैं, सीओजीएस यूज करने से कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं। सीओजीएस हो गया, एक बना सकते हैं। और हम लोग कॉस्टिंग पीएल बना लेते हैं, ठीक है, कॉस्टिंग पीएल। यहाँ पर हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज कम है, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल और सीएलसी। सीएलसी। अच्छा, सीएलसी जो है इसका बैलेंस हमारा बाई साइड में आता है, क्योंकि तुम लोग देखोगे कि सीएलसी सब क्रेडिट ही होता है मैक्सिमम केस में, तभी जाके हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, सब्स्टिट्यूट अकाउंट है ना, तो सीएलसी का हमारा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस जो है वो चला जाएगा इधर, बाई बैलेंस बीडी 540। सीएलसी जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही हमारा डिफाइन करता है। तुम लोग इसके आगे का भी क्वेश्चन देखोगे तो वही होगा, या फिर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना, वो देखने से समझ जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 2, एक बार दिखाते हैं, देखो क्यों सीएलसी हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो यहाँ पर एक हम लोग का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, मेटेरियल कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स कंट्रोल, सब हम लोग का डेबिट था, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नॉर्मली ये खर्चा है, फिर भी ये इधर क्यों गया था, वो ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन की वजह से होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर देखो डेबिट, तो ये सारा डेबिट बैलेंस है, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा, तो बेसिकली वो सीएलसी जो है हम लोग का, वो हमेशा ही हमारा क्रेडिट बैलेंस ही देता है, ठीक है। इस वजह से इसका ब्रॉड डाउन हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। इसके पहले तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिला था, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में दे रखा था डेबिट क्रेडिट करके, तो तुम लोग देख के पुट कर दिए थे, बट यहाँ पर तो उस तरह से नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने बता दिया कि इसको तुम लोग को क्रेडिट साइड में ही ब्रॉड डाउन करके दिखाना है, ठीक है। अब जो है लिख के दिखा देते हैं। मेटेरियल अकाउंट में सबसे पहले चलते हैं, मेटेरियल अकाउंट का फिलअप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन बाय लाइन सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल में यहाँ पर देखो परचेज हुआ है, तो 2 CLC 40 हो जाएगा। क्रॉस पोस्टिंग भी कर देंगे, पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। इशूड टू प्रोडक्शन बाय WIP 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है इशूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो बाय वर्क्स ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड यूज हुआ है, वर्क्स ओवरहेड 6 हो जाएगा, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड 6। इशूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हमें बता दिया था नीचे, ये देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP वाज एट द एंड ऑफ द मंथ 55 लाख और 25, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 55 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैंने तो पूरा ही तुम लोग को रीड करके बता दिया था, और मुझे मेटेरियल का कुछ नहीं दिखा था, बट यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बोल दिया था, अगर कोई लॉस दिख रहा है रॉ मटेरियल अकाउंट में, वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर दो, तो लॉस तो दिखेगा, इधर बैलेंस आएगा, चेक करके देख सकते हो। ये लिखने से तो बैलेंस हमारा दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, खरीदा जो वो भी लिख दिया, जहां जहां इशू किया लिख दिया, फिर बैलेंस तो मैच हो जाना चाहिए। मतलब हम लोग के पास मटेरियल कितना था 120, ये दोनों टोटल करने से उसमें से 120
150 में से 50 इशू कर दिया प्रोडक्शन में, 6 हो गया हम लोग का फैक्ट्री, 4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो 60 हमारा बचना चाहिए क्लोजिंग, बट बचा हुआ है 55, तो 5 यूनिट का जो लॉस है, कैसे पता चला लॉस है? क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसे लॉस ट्रीट करो, तो मैंने लॉस ट्रीट कर दिया। अब इसको लिखेंगे क्या, कहां पर ट्रीट करना है वो भी बता दिया, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंट मैंने क्लोज कर डाला। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब ये देखो वेजेस, क्योंकि बहुत सारा अकाउंट है ना, मुझे पेज इधर उधर करने में मुश्किल होता है, तो तुम लोग चाहो तो करते जाओ, उसके साथ साथ वेजेस का हम लोग कर लेते हैं। वेजेस पेड है 150, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी 150। ठीक है, अब इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस 40, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10, तो इनडायरेक्ट वेजेस बोल रहा है 40, तो इनडायरेक्ट वेजेस का हम लोग क्या लिखेंगे, बाय फैक्ट्री मतलब वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल, ये बोला है 40, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोला है बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बोला था शायद 10 रुपीज, चेक करते हैं, मतलब 10। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, तो बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट में जाएगा, तो बाय WIP ये बैलेंस करके आ जाएगा, डायरेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर है 150, यहाँ पर है 150, 150 से 50 लेस, यहाँ पर आ जाएगा 100, वेजेस कंट्रोल भी कंप्लीट हो गया। अब WIP में यहाँ से देख देख के क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, 2 SLC 50 हो जाएगा, WIP का 2 SLC यहाँ पर 50 हो जाएगा, वेजेस का आ जाएगा 2 वेजेस कंट्रोल 100। ठीक है, 2 वेजेस कंट्रोल 100, और कुछ है, और तो फिलहाल मुझे क्रॉस पोस्टिंग से कुछ नहीं दिख रहा है, और WIP का कुछ देखते हैं। यहाँ पर WIP का क्लोजिंग बता रखा है 25 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस CD 25 लाख। ठीक है, अच्छा, और क्या आ जाएगा, और देखते हैं, वेजेस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसका पूरा पोस्टिंग, अब क्रॉस पोस्टिंग जो चाहिए होगा वो करेंगे। अब वर्क्स ओवरहेड में चलते हैं। ठीक है, अभी ये तो पूरा नहीं बना, चलो वर्क्स ओवरहेड में देखते हैं क्या क्या होगा। वर्क्स ओवरहेड का हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस था, चेक करते हैं, हाँ था, नहीं वर्क्स ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था, वर्क इन प्रोग्रेस था, फिनिश गुड्स था। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड का कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड का हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, फिर इसमें पेमेंट बोल रखा है, देखते हैं क्या पेमेंट बोल रखा है। एक्चुअल अमाउंट इनकट 160, तो टू CLC 160 लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं टू CLC 160। ठीक है, और कोई क्रॉस पोस्टिंग है तो कर लेते हैं। वर्क्स ओवरहेड का ये 6 रुपीज का, और ये वाला 5 रुपीज का, मतलब 2 CLC बोल के 2 एंट्री आ जाएगा, 2 CLC बोल के, सॉरी SLC बोल के 2 एंट्री आ जाएगा, SLC बोल के एक 6 आ जाएगा, और एक SLC बोल के जो लॉस है वो वाला आ जाएगा 5, क्रॉस पोस्टिंग कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड का आ जाएगा 40, 2 वेजेस कंट्रोल बोल के, 2 वेजेस कंट्रोल बोल के ये 40 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, और कुछ आएगा, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बोला है एब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर हम लोग का एब्जॉर्ब हुआ है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेबिट टू वर्क्स ओवरहेड होगा, दैट इज 20। ठीक है, ये 20 हो गया। अंडर एब्जॉर्ब 88 बोला है, अंडर एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब होने से हमारा कॉस्टिंग पीएल में जा सकता है, या तो हम लोग बैलेंस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हमें कॉस्टिंग पीएल में देना है कि बैलेंस करके दिखाना है, वो कैसे पता चलेगा, ये देखो, अगर हम लोग का ये ईयर एंड हो चुका है ना लगभग, तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस बन गया है, मतलब ट्रायल बैलेंस की तरह दिखा रहा है ना ये वाला, तो हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सब लेजर से ये अमाउंट दिखा रहा है, ये सब है। और एक चीज भी होता है, क्योंकि वर्क्स ओवरहेड का हमारे पास कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखा, तो हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल में दिखा सकते हैं। दो ऑप्शन होता है, या तो बैलेंस दिखा दो या कॉस्टिंग पीएल में दिखा दो। अब ये वाला ना हमें बता दिया है कि ये अंडर एब्सॉर्ब्ड है, तो ये लॉस है, तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, बाय कॉस्टिंग पीएल, हमारा अंडर एब्सॉर्ब हुआ है, तो कॉस्टिंग पीएल 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं इस अकाउंट को, इस अकाउंट में तो और कुछ नहीं आएगा, 160 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 40, तो ये हो गया 211। ठीक है, उसमें से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 20 गया, और 8 रुपीज का
अंडर एब्जॉर्प्शन था। तो 183 क्या होगा, अब वर्क्स ओवरहेड से कहाँ जाता है, वर्क्स ओवरहेड से हम लोग का चला जाएगा WIP। यहाँ पर WIP तो हम लोगों ने दिखाया नहीं, जो डायरेक्ट वाला होता है, ठीक है। तो WIP में ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, वर्क्स ओवरहेड WIP टू वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री से जो है WIP में चला गया, ठीक है। फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के WIP हुआ, सेमी फिनिश्ड गुड्स 183। अब ये WIP में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, मतलब यहाँ पर टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल 183 आ जाएगा। ये मैंने WIP का दिखाया, ठीक है। WIP में हम लोग का आ जाएगा 183। अच्छा, और क्या आएगा, और देखते हैं यहाँ पर फिनिश गुड्स कंट्रोल है। और नेक्स्ट देखते हैं, पहले पढ़ना क्या है हम लोग को, अंडर एब्जॉर्ब हो गया, रॉयल्टी पेड बोला है तो इसका एंट्री कर ले। रॉयल्टी पेड 5 रुपीज, रॉयल्टी का अकाउंट है ये रहा। तो 2 CLC, रॉयल्टी का अकाउंट हो जाएगा 2 CLC बोल के 5 रुपीज। हम लोगों ने इसके पहले कभी रॉयल्टी नहीं किया था, तो रॉयल्टी को क्लोज कहाँ पर करेंगे, रॉयल्टी का अकाउंट तो हम लोग का हो गया, अब इसको क्लोज कैसे करना है। रॉयल्टी हम लोग का एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस WIP में क्लोज होगा, तो बाय WIP करेंगे, ठीक है। ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड था, ऐसे इसके पहले नहीं किया था। अगर रॉयल्टी हमारा क्लोज होता है तो वो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये WIP में जाएगा, ठीक है। तो WIP में रॉयल्टी का क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, 2 रॉयल्टी बोल के 5, ठीक है, 2 रॉयल्टी बोल के 5, 2 रॉयल्टी 5 हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसीलिए WIP में चला गया। अच्छा, इसके बाद रॉयल्टी के बाद क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2 CLC 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 CLC 25, ये एक साथ दिया था तभी मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है। और ये क्लोज कहाँ पर होता है, ये क्लोज होता है बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो यहाँ पर लिख दिया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 25। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या लिखेंगे, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर और तो कुछ मुझे क्रॉस पोस्टिंग तो नहीं दिख रहा है। अब एट द एंड ऑफ द ये भी मैंने यूज कर लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं और मेरा कुछ क्रॉस पोस्टिंग बच गया कि नहीं। ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। WIP में क्या कुछ जाएगा, WIP एक फिनिश गुड्स वाला हमें देखना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर हो रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 20 और ये रहा 50, मतलब 70 170 प्लस 183 प्लस 5, तो ये हो गया 358 टोटल, ठीक है। इसमें से क्लोजिंग में 25 पड़ा हुआ है, तो फिर कितना फिनिश गुड्स बन गया होगा 333, तो ये हो जाएगा बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, ठीक है। बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये फिनिश गुड्स कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अकाउंट में हम लोग का क्लोज हो गया। तो इस पेज में अगर देखो तो तीनों अकाउंट ही हमारा क्लोज हो गया। अब ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। फिनिश गुड्स में 2 WIP बोल के हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 2 WIP बोल के 333, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें बोला था कि कंपनी 20% प्रॉफिट में प्रोडक्ट बेचती है, सेल क्या है 450, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, ठीक है। अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, COGS मिलेगा। अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट हटा देते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20% प्रॉफिट हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं COGS, क्योंकि हम लोगों ने एक COGS बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं COGS। 450 से प्रॉफिट हटाना है, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल, तो ये 120 का वैल्यू है। तो यहाँ पर 100 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 450 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये 375 आ जाएगा। 20% ऑन सेल बोला है, सेल के ऊपर 20%, तो ये 120 का वैल्यू हो गया। 100 का वैल्यू कितना होगा, ये 120 का वैल्यू हो गया। अगर हमें प्रॉफिट हटाना है तो 20 ही तो हटाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, GP है 20% ऑन सेल्स वैल्यू, मतलब इस पे डायरेक्ट लगाएंगे ना। अच्छा, इस पे डायरेक्ट लगा देंगे, प्रॉफिट हट जाएगा, 20% लेस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है COGS, 450
-450 का 20% कर देते, इस पे ही प्रॉफिट तो लगा हुआ है, तो डायरेक्ट इससे माइनस कर देते, -450 360 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गया, प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर सीओजीएस मैंने बना के दिखाया है इसीलिए, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले शायद सीओजीएस यूज नहीं किया है। अगर नहीं करते हैं तो भी चलेगा, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं तो भी होगा। तो बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर बाकी बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टोटल स्टॉक था 763। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का 360 सीओजीएस में चला गया, तो बाकी 403 बच जाता है। ठीक है, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम लोगों ने एक भी क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, कर लेते हैं। 2 CLC 4 हो जाएगा, ये क्रॉस पोस्टिंग करने से ही कंप्लीट हो जाएगा ये अकाउंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम लोग का 2 CLC, यहाँ पर लिखते हैं 2 CLC, एक मिनट, सॉरी SLC। ठीक है, 2 SLC ये हो जाएगा 4। अच्छा, और क्या आएगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर 2 वेजेस कंट्रोल 10 आ जाएगा, 2 वेजेस कंट्रोल ये 10 आ जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा? वेजेस कंट्रोल आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2 वर्क्स ओवरहेड 20 आ जाएगा, 2 वर्क्स ओवरहेड ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ क्रॉस पोस्टिंग था। ठीक है, और नहीं है। अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, और बिल्डिंग पूरा बन चुका था, तो 10 10 20 20 40 24 हो गया, 20 30 40 44 हो जाएगा। तो बिल्डिंग बन जाने से एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग बन जाने से अंडर कंस्ट्रक्शन वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लेकिन एसेट का एंट्री, रियल अकाउंट का एंट्री करना तो हमारे लिए मना है, तो हम लोग बिल्डिंग के जगह क्या लिखेंगे? बाय CLC लिखेंगे। ठीक है, अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्लोज हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग नहीं लिख सकते हैं, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? CLC लिखेंगे। ठीक है, वही लिखा है मैंने CLC। तो CLC कितना दिखाएंगे? 44, ये हो गया 44, क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्लोज हो चुका है। सीओजीएस बनाया था ना, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। सीओजीएस को क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये हो जाएगा 2 फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल से आ जाएगा 360। ठीक है, और ये कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यहाँ पर हो जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टू यहाँ पर COGS बोल के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 360। अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं करके डायरेक्ट इसको बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते तो भी चलता, वही मैंने बोला। अगर ये अकाउंट नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दो, जैसे लिखते हैं ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। लिखाई COGS के जगह फिनिश गुड्स कंट्रोल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग टोटल कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का हो जाएगा 385, और यहाँ पर क्या क्या बोल के रिकॉर्ड होगा? बाय कॉस्टिंग PL। ठीक है, कॉस्टिंग PL बोल के 385, क्योंकि इसके बाद तो सेल होना होता है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया कॉस्टिंग PL। अब चेक करते हैं, अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। बचा है हम लोग का कॉस्टिंग PL। चलो कॉस्टिंग PL में लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना हो जाएगा? 385, अभी रिकॉर्ड किया था। ठीक है, और एक हम लोग का CLC SLC में था, स्टोर लेजर नहीं, स्टोर लेजर में नहीं था, वर्क्स ओवरहेड में था। आई थिंक एक वर्क्स ओवरहेड में हम लोग का आया था कॉस्टिंग PL, हम लोगों ने दिखाया था, यहाँ पर देख लेते हैं। कॉस्टिंग PL यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। 2 वर्क्स ओवरहेड बोल के 8 आ जाएगा, 2 वर्क्स ओवरहेड 8। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम लोगों ने जो सेल किया उसका एंट्री हो जाएगा, ये जो सेल है 450 उसका एंट्री हो जाएगा बाय CLC टू कॉस्टिंग PL, ये सेल्स का एंट्री हो गया, ये सेल्स वाला एंट्री है 450। अब ये बाकी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 450 का सेल हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना, वर्क्स ओवरहेड में इतना कॉस्टिंग PL चार्ज हुआ है, तो 450 माइनस 385 माइनस 8, तो ये आंसर आ जाता है 57। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्रॉफिट को CLC बोल के रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर।
450। अब CLC को हमें जस्ट क्रॉस पोस्टिंग कर देना है, जो भी आइटम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मुझे दिख रहा है बाई कॉस्टिंग PL, टू कॉस्टिंग PL हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस्टिंग PL और एक हो जाएगा बाई कॉस्टिंग PL। ठीक है, तो टू कॉस्टिंग PL और बाई कॉस्टिंग PL, एक तो ये हम लोग का हो जाएगा 450 और ये हो गया हम लोग का 57। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हमारा CLC नहीं है, यहाँ है रॉयल्टी में हो जाएगा बाई रॉयल्टी आ जाएगा। और देखते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा बाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाई रॉयल्टी और बाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बाई रॉयल्टी और बाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रॉयल्टी था शायद 5, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स्ड अप था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 25। आगे देखते हैं ये पेज में, यहाँ पर CLC तो टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44, टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44 और यहाँ पर CLC ये रहा बाई वर्क्स ओवरहेड 160, बाई वर्क्स ओवरहेड 160 टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44। ठीक है, अच्छा अब ये वाला भी हो गया। इस पेज में देखते हैं CLC, यहाँ CLC कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ये रहा बाई वेजेस कंट्रोल 150, बाई वेजेस कंट्रोल 150 बाई SLC 40, बाई वेजेस कंट्रोल 150 बाई SLC 40। सारा तो लिख लिया, चेक करते हैं टैली होता है कि नहीं आंसर के साथ मेरा। 540 प्लस 57 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 977 आ रहा है। 977 माइनस 450 माइनस 44, तो ये आ गया 483 टू बैलेंस CD 483 977। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब इसके बाद अगर करना चाहो तो एक ट्रायल बैलेंस जो है वो बना के देख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो जाता है तो सही हुआ है। ठीक है, तो एक बना देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यही हम लोग का। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या अकाउंट बना सकते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल, जिसमें जिसमें बैलेंस आया वही ट्रायल बैलेंस में आएगा। जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल 55 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, ये आ जाएगा WIP 25, स्टोर लेजर कंट्रोल और WIP। स्टोर लेजर कंट्रोल 55, इसका भी डेबिट बैलेंस आया था, WIP का भी डेबिट बैलेंस आया था। ठीक है, 25। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसमें बैलेंस नहीं आया, इसमें बैलेंस आया है। फिनिश गुड्स कंट्रोल 403, ये भी डेबिट साइड, इसमें नहीं है। फिनिश गुड्स कंट्रोल लिख लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल ये है 403। उस पेज में और कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें हम लोगों का बैलेंस आया था। फिनिश गुड्स कंट्रोल 403। आगे देखते हैं, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं कोई बैलेंस नहीं, यहाँ पर ये आया 483। मैंने बोला था ना क्रेडिट बैलेंस आता है, देखो तो 483 CLC का 483, तभी जाके ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ठीक है, 55 25 और 403, तो ये हो गया 483। इसका मतलब सही हुआ है। तुम लोग कभी भी ऐसे बना के ना ट्रायल बैलेंस बना के चेक करके देख सकते हो, अगर टैली होता है तो सही हुआ। ठीक है, नॉर्मली गलत होने का तो चांसेस नहीं होना चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे किया और आज जाके टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट दिन और ये नहीं करेंगे, कुछ और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही।